हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है आज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो एक एनिमल सेल का है। एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें हैं उसको पढ़ने से पहले हम थोड़े से फैक्ट जो हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा और किसने इसको डिस्क्राइब किया। तो उस साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेन हॉक। दूसरे नंबर पे फैक्ट कौन सा है कि जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद आपको तीसरा फैक्ट ये याद रखना है कि एक साइंटिस्ट हैं स्लाइडन, जो बॉटनिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी प्लांट्स सेल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि सेल से ही क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ये उन्होंने बताया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं शवान, जो जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी एनिमल सेल के ऊपर क्या की, स्टडी की और उन्होंने बताया कि एनिमल सेल में एक थिन आउटर लेयर होती है। इन्होंने सिर्फ इतना बोला, जिसको हम आज क्या जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके बाद स्लाइडन एंड श्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी, जिसको मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ विर्चू ने। रुडोल्फ विर्चू ने क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है कि जो नई सेल बनती हैं वो पुरानी सेल के डिवीजन से ही बनती हैं। मतलब जो पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनका जब डिवाइड होता है तभी न्यू सेल्स बनती हैं। ये रुडोल्फ विर्चू ने बोला, हमें एक्सप्लेन किया 1855 में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे सेल से रिलेटेड। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं सेल का कि सेल में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो आपको डायग्राम सबसे पहले नजर आ रहा है यहाँ पे एक आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जो आउटर लेयर होती है सेल में। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड सा भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी के अंदर वैक्यूल्स होती हैं। इसमें आपको लाइसोसोम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, सेंट्रोसोम नजर आएंगे, सेंट्रियोल नजर आएंगे, राइबोसोम यहाँ पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगी, साथ में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है, गोल्जी एपरेटस आपको नजर आएंगे, गोल्जी वेसिकल है, क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। तो बहुत सारी चीजें हैं सेल के अंदर जिसको हमने डिस्कस करना है आज वन बाय वन। ये तो था एनिमल सेल। अब ये है प्लांट सेल, जिसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि प्लांट सेल में आपको एक सेल वॉल भी नजर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर, उसके भी बाहर एक सेल वॉल होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और एक इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। वैक्यूल जो है, इसमें जो परमानेंट वैक्यूल है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है थोड़ा सा साइड में होता है। बाकी इसमें वही हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो डायग्राम है ये बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम है और यहाँ पे ये कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स। ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस में प्रेजेंट होती है। तो अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया में होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है, माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होती है और पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब क्या है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। अब इनमें होता क्या है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा,
माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी नेक्ड होता है, उसके ऊपर कोई भी एनवेलप नहीं होता या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। ये अलग है यूकैरियोटिक सेल से। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होते, जैसे कि यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, उसमें लाइसोसोम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, ये जो चीजें हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। सिर्फ किसको छोड़कर, राइबोसोम को। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। और यहां पे क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं इसमें एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको बोलते हैं मीजोसोम। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अब आप देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या क्या है। यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, एक सेल वॉल आपको दिख रही है, कैप्सूल यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद पिलाई जो होती है वो है यहाँ पे, फ्लैजेलम लिखा हुआ है, प्लाज्मिड है, इंक्लूजन बॉडीज है, न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है। ये सारा लेबल डायग्राम है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है। अब इसमें डिटेल से इसको देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को देखो। एक तो इसमें क्या है, 3 लेयर ये स्ट्रक्चर होती है। सबसे बाहर की तरफ होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। उसके बाद होती है यहाँ पे सेल वॉल, और तीसरे नंबर पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो सेल का एनवेलप है वो मेनली 3 स्ट्रक्चर से बना है, 3 लेयर स्ट्रक्चर है। कौन कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया। इसके बाद हम बात करें, अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स है सबसे बाहर वाली लेयर, वो थिकनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है बैक्टीरिया में। अगर तो उसकी थिकनेस जो है वो थिन है, वो लूज है शीट उसकी, तो उसको तो हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। लेकिन अगर उसकी थिकनेस जो है ज़्यादा है, वो टफ है, हार्ड है, तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो यहाँ पे देखो आपको कैप्सूल नजर आ रहा है, वो ग्लाइकोकैलिक्स का ही क्या है, पार्ट है। सेल वॉल आपको पता है किसके लिए होती है, शेप देने के लिए सेल को। उसके बाद ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है, प्रिवेंट करती है कोई भी यहाँ पे बरस्टिंग ना हो, कोलैप्सिंग ना हो, उससे प्रिवेंट करती है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है ये सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है, इसी की वजह से जो मटेरियल है वो इंट्रासेलुलर अंदर की तरफ आता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरियल सेल्स की अगर बात करें तो ये मोटाइल भी हो सकती हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं, मतलब ये मूव भी कर सकती हैं और कई रेस्ट पे भी रहती हैं। अगर वो मोटाइल हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगी फ्रॉम देयर सेल वॉल। मतलब ये जो सेल वॉल आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सी आपको नजर आएगी, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्लैजेला है, फ्लैजेलम है, ये क्या है, एक फिलामेंटस एक्सटेंशन है, सेल वॉल से निकला हुआ है, जिससे वो मूव कर सकता है। अब जो बैक्टीरियल फ्लैजेलम है, इसके भी क्या हैं, 3 पार्ट हैं। एक होता है फिलामेंट, एक होती है हुक, और एक होती है बेसल बॉडी। 3 इसके पार्ट हैं फ्लैजेलम के। इसके बाद फ्लैजेला के अलावा इसमें पिल्लाई होता है, फिम्बरी होती है, ये भी सरफेस के ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया में, लेकिन ये मोटिलिटी में क्या है, इनका कोई रोल नहीं होता। पिलाई तो क्या है, एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, जो पिलाई है, जो पाइलस लिखा हुआ है। और जो फिम्बरी है, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं, जिसका काम क्या है, अटैच करना बैक्टीरिया को, कोई भी रॉक्स हो स्ट्रीम के अंदर तो वहाँ पे उसको एक पकड़ बना के रखना, उसके लिए ये फिम्बरी होती है, ठीक है।
तो फिम्बरी का काम क्या है? अटैच बना के रखना। पिलाई का काम, ये स्पेशल प्रोटीन है, ठीक है। और उसके बाद फ्लैजेला का काम क्या है? आपको बता दिया, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। सरफेस स्ट्रक्चर हैं तीनों के तीनों। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। अब इसमें क्या होता है? तो प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों ही क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि दोनों में क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। वेल डिफाइंड इनमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसमें आपको प्लांट के अंदर सेल वॉल नजर आएगी, प्लास्टिड नजर आएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नजर आएगा। लेकिन ये चीजें एब्सेंट किस में होती हैं? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल नजर आएगा, जो कि किस में नहीं होता? प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पार्ट्स की। एक तो इसमें पार्ट्स क्या होता है? सबसे पहले ये तो आपको पता है कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले तो बनी किसकी है? ये बनी होती है लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। और लिपिड्स में भी कौन से? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से ये बनी होती है। और लिपिड्स में जो है, इनका जो पोलर हेड है लिपिड्स का, वो तो आउटर साइड होता है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, वो टुवार्ड द इनर पार्ट होती है। हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ होगी और जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ होगा। अब ये जो फॉस्फोलिपिड हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती हैं? प्रोसेस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी क्या करती हैं? ये प्रोसेस करती है। तो सेल मेम्ब्रेन में एक तो ये हो गया। इसके बाद सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो किसने प्रपोज की? तो उन साइंटिस्ट का नाम आता है सिंगर एंड निकोलसन। और इन्होंने ये चीज कब एक्सेप्ट की? इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे डिफाइन किया। ये क्या होती है? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी के हो जाता है। और इनमें जो मटेरियल है वो अंदर बाहर कैसे होता है? डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेसेस के साथ में ये चीज़ चलती है, उनकी हेल्प से। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल सेल में क्या होता है अलग। आपने देखा था सेल वॉल होती है। सेल वॉल का काम क्या है? शेप प्रोवाइड करना, मैकेनिकल डैमेज से उसको बचाना, इन्फेक्शन से बचाना, और सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करना। अब एनिमल सेल जो है और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक मिडल में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मिडल लेमिला। और वो किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज है? ये एक प्रकार का नेटवर्क है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इनके सरफेस के ऊपर। अगर तो उनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो उनको नाम दे दिया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है। और जिनमें राइबोसोम अब्सेंट होते हैं उनको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीट करते हैं प्रोटीन को। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है? लिपिड्स की फॉर्मेशन करना। लिपिड्स में भी कौन से? स्टीरॉयड हार्मोन हो गया जैसे, वो कहाँ पे बनता है? SER में। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? ये देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बहुत सारे डॉट्स जो नजर आ रहे हैं, ये राइबोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी इसका होता है, एक न्यूक्लियर पोर भी होते हैं इसके ऊपर प्रेजेंट। काम दोनों के पता लग गए, दोनों के फंक्शन क्या हैं। एक का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, और दूसरे का काम क्या है? लिपिड्स की सिंथेसिस करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्जी अपरेटस की।
जिसको फर्स्टली किसने ऑब्जर्व किया, कैमिलो गोल्जी, उसी के नाम पर इस बॉडी का नाम रख दिया हमने गोल्जी अपरेटस। अब ये क्या होते हैं, ये नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है बॉडी, इसमें फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्नी होती है इसमें, देखो यहाँ पे आपको सिस्टर्नी दिख रही है, ल्यूमेन दिख रहा है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल दिख रहे हैं, सिस फेस दिख रहा है, ट्रांस फेस दिख रहा है। ये फेस कैसे बने हैं, पहले तो ये जो इनकी जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल होती है, ये जो सेक्स हैं, ये जो डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलली अरेंज्ड होती है। यहाँ पे इसके दो फेज होते हैं, एक तो होता है कन्वेक्सिस जिसको हम फॉर्मिक फेस भी कह सकते हैं, और एक होता है कनकेव ट्रांस जिसको हम मैच्योर या मैच्योरिंग फेज कहते हैं। दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं। अब गोल्जी अपरेटस का मेनली फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग करना मटेरियल का और उसको डिलीवर करना इंट्रासेलुलर टारगेट की तरफ या आउटसाइड द सेल, मतलब इसने भेजना है एक प्रकार का, इसको हम अमेज़न बोल सकते हैं। पैकेजिंग करेगा प्रोडक्ट का, डिलीवर करेगा, ठीक है, कस्टमर को। तो मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और जो मटेरियल पैकेज होता है वो वेसिकल की फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, तो एक प्रकार का ये जो बॉक्स है इसको डिलीवर हो गया जिसको चाहिए था, और वेस्ट मटेरियल भी बाहर चला जाता है, ठीक है। अब मटेरियल जो पैकेज होते हैं वेसिकल की फॉर्म में तो होते हैं, और यहाँ पे गोल्जी अपरेटस में जो मूवमेंट करेगा वो कौन सा फेज करता है, मैच्योरिंग फेज करता है, मतलब कनकेव ट्रांस तो करता है मूवमेंट का, और पैकेजिंग कौन करता है, कन्वेक्स सिस वाला जो पार्ट है फॉर्मिंग फेज, वो तो पैकेजिंग करेगा और दूसरा पार्ट ट्रांसफर करेगा। और इसका काम क्या है, जो प्रोटीन बनता है राइबोसोम में उसको मॉडिफाई भी कौन करता है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के ऊपर जो ये सिस्टर्नाई है, यहीं पे प्रोटीन क्या होता है, मॉडिफाई होता है। साथ के साथ जो गोल्जी अपरेटस है यहाँ पे फॉर्मेशन भी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की, ग्लाइकोलिपिड्स की, यहीं पे फॉर्मेशन होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो ये पैकेजिंग का काम करेगा, एक डिलीवरी का काम करेगा, साथ में प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा। उसके बाद और क्या करता है, यहाँ पे जो सिस्टर्नाई है उसका काम है मॉडिफिकेशन करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो है स्ट्रक्चर वैक्यूलस की, लेकिन उससे पहले हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। उसका डायग्राम नहीं है हमारे पास, मैं आपको वो जो सेल है हमारे पास उसमें दिखा देता हूँ लाइसोसोम कहाँ पे है। देखो यहाँ पे जो आपको पिंक से कलर का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये क्या है, लाइसोसोम है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है। पहले तो इसको हम सुसाइड बैग कहते हैं सेल का, उसका रीज़न क्या है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और ये कब फॉर्मेशन होती हैं, गोल्जी अपरेटस जब पैकेजिंग कर रहा होता है तभी इनकी फॉर्मेशन होती है लाइसोसोम की। तो बनते कहाँ से हैं, गोल्जी अपरेटस से। लेकिन इसमें होता क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कैपेबल होते हैं डाइजेस्ट करने में किस किस को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को। और ये एक्टिव कब होता है, एसिडिक पीएच में, ठीक है। तो मतलब इसका काम क्या है, डाइजेस्ट करना। तो कई बार क्या होता है, जो डेड सेल्स होती हैं तो उनको भी क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो सेल्स अगर कोई डेड हो चुकी है या वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही तो उसको भी ये क्या करेगा, खा जाएगा, और खुद क्या कर जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है एंजाइम्स जब उसमें डाइजेस्ट होती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं उस सेल का। जब सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही तो एंजाइम्स को बाहर निकालने के लिए, उस सेल को डाइजेस्ट करने के लिए फूट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, मतलब खुद की हत्या कर लेता है सेल को डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए इसको ये चीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वैक्यूलस। अब यहाँ पे वैक्यूल क्या है, वैक्यूल का काम क्या है, यहाँ पे आपको नीचे नीचे दिख रहा है वैक्यूल। सबसे पहले तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म में,
यहाँ पे इसमें अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं, अदर मटेरियल जो सेल को नहीं चाहिए होते, ठीक है। और वैक्यूल जो है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी होती है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है। अगर प्लांट्स की बात करें तो टोनोप्लास्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है नंबर ऑफ आयंस, बहुत सारे आयंस जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है टोनोप्लास्ट प्लांट्स में। अमीबा में बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जिसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में। और अगर प्रोटिस्टा की बात करें वहां पे फूड वैक्यूल होती है जो कौन सा काम करती है, एनगल्फ करने का फूड पार्टिकल को। फूड पार्टिकल जो है उनको एनगल्फ करने का काम कौन करता है, यहाँ पे वैक्यूल करती है। तो यहाँ पे जो आपको ये चीज़ दिख रही है ये मैंने आपको फैगोसाइटोसिस दिखाया हुआ है, मतलब कैसे फूड पार्टिकल जो है, अगर मैं अमीबा की बात करूं तो उसमें वैक्यूल कैसे फंक्शन करती है यहाँ पे। तो फूड पार्टिकल जैसे कि वो क्या करेगा, सूडोपोडिया उसमें होती हैं, मूवमेंट करता है, आगे के आगे उसकी जो आर्म्स हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, एक फिक्स शेप होती नहीं अमीबा में। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल वो क्या करेगा, पहले एनगल्फ कर लेगा और वो वैक्यूल्स में चला जाएगा। फैगोसाइटोसिस होगा यहाँ पे, फूड वैक्यूल में चला गया। और यहाँ पे जो लाइसोसोम है उसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं, वो उसके साथ रिएक्शन करते हैं फूड वैक्यूल में, फूड के साथ, और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और साथ के साथ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो वैक्यूल में ही चला जाता है और फिर वो वैक्यूल से वो बाहर हो जाता है, अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है एक्सोसाइटिक वेसिकल से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे ये काम है वैक्यूल का, मतलब फूड को एनगल्फ करना, फिर उसको डाइजेस्ट करवाना किससे, लाइसोसोम से रिएक्शन करके, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना बॉडी से अमीबा में, मेनली ये काम चलता है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी सिलेंड्रिकल शेप मान सकते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है जी। उसके बाद जो इनर कंपार्टमेंट है उसमें एक फ्लूइड सा भरा रहता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे बहुत सारी इनफोल्डिंग्स भी आपको नजर आएंगी जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये जो आपको इनफोल्डिंग्स नजर आ रही हैं इसको क्रिस्टी बोला जाता है। एक प्रकार का जो ये डेंस सी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इनर कंपार्टमेंट में, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपको एटीपी सिंथेसिस यही इसके ऊपर होता है, मैट्रिक्स के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चीज़ होती हैं देखो, एक तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन वाला काम है वो भी इसी के अंदर होता है। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, पावर हाउस इसीलिए कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी इसी में होते हैं, सर्कुलर आपको डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नजर आएंगे। साथ के साथ इसमें कुछ ना कुछ आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं इसमें 70S इसमें क्या होंगे, राइबोसोम होंगे जो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि राइबोसोम जो है वो अकेले साइटोप्लाज्म में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर डिवाइड देखें कैसे होता है तो फिजन प्रोसेस से इसका डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं लैमिला। तो लैमिला भी है यहाँ पे। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया की, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड की, और प्लास्टिड में भी बात किसकी करेंगे डिटेल से, क्लोरोप्लास्ट की, जिसका आपको डायग्राम नजर आ रहा है। तो प्लास्टिड क्या चीज़ है, प्लास्टिड पहले तो प्लांट सेल में होता है, एक जो युगलिना होता है उसमें भी क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ पिगमेंट होते हैं प्लास्टिड में जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। अब उनके पिगमेंट के अकॉर्डिंग प्लास्टिड को हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में।
एक होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्या होता है लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाती है, जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, काम आती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये कलर कौन प्रोवाइड करेगा प्लांट को, क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कैरोटीनॉइड होता है एक पिगमेंट, जिसमें कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल्स हैं, बहुत सारी ये चीज़ होती हैं, तो ये इनको कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये कलरलेस प्लास्टिड होता है और इसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। अब न्यूट्रिएंट्स को कैसे कैसे स्टोर करता है, इसके भी फर्दर टाइप हैं। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का ही टाइप है, जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। एक होता है इलायोप्लास्ट, जिसका काम है ऑयल और फैट को स्टोर करना। और तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट, जिसका काम है प्रोटीन को स्टोर करना। ठीक है, अब ये तो था प्लास्टिड। अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। ये ग्रीन प्लांट्स में मिलता है और ग्रीन प्लांट्स में भी जो लीव्स होती हैं उनकी जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी क्या होगा, देखो एक आपको आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है डायग्राम में, एक इनर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है। यहाँ पे ग्रेनम है, थाइलोकॉइड है, स्ट्रोमा लेमिला है, स्ट्रोमा है, ये क्या चीजें हैं देखते हैं। यहाँ पे जो आपको इनर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, इसके अंदर जो आपको कुछ ना कुछ क्लोरोप्लास्ट में जो भरा होता है स्पेस जो है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। मतलब जो ये स्पेस है इनर मेम्ब्रेन में, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स होती हैं, बहुत सारी थैलियां सी होती हैं फ्लैट, जिसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। और थाइलोकॉइड जो है, इसमें अगर हम जो ये इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनको वन बाय वन एक ऊपर के ऊपर हम रखते जाएं, जैसे कॉइन्स को हम एक के ऊपर एक रखें, तो उनको बोलते हैं ग्रेना। मतलब पूरा का पूरा ये जो बंडल है, ये बहुत सारी आपको ये एक प्रकार के छोटी छोटी, आप मान लो एक बर्गर सा जो नजर आ रहा है, इसको पूरे को बोलते हैं ग्रेनम। और जो ऊपर वाली जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको थाइलोकॉइड बोलते हैं। और साथ में एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से अटैच किसकी वजह से है, उसको बोलते हैं लेमेला। ठीक है, उसको लेमेला बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या चीज इनके जो हैं, और क्या क्या चीज इसमें होती है, इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसमें होता है, राइबोसोम इसमें भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और इसमें जो होता है राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में, इसमें 70S होते हैं, और जो कि स्मॉलर होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से 80S। मतलब जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट है वो तो 80S होता है, लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम की बात करें तो वो 70S होता है। ठीक है, अब जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट में, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मतलब काम इनका ये है, स्ट्रोमा का एंजाइम्स जो हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें अगर सिलिया और फ्लैजेला की, मतलब यहाँ पे सिलिया और फ्लैजेला क्या है, इसका आपको यहाँ पे सेक्शन नजर आ रहा है डायग्राम। ये एक हेयर लाइक आउटग्रोथ होती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सिलिया जो है वो तो स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये भी मूवमेंट में काम आती है सेल के। और जो फ्लैजेला है ये थोड़ी सी लॉन्गर स्ट्रक्चर है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है सेल की मूवमेंट के लिए। उसके बाद ये जो सीलियम और जो फ्लैजेलम है, ये एक प्रकार का, इनके ऊपर भी एक कवर होता है जिसको बोलते हैं एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या है, कोर है जो फ्लैजेलम के ऊपर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे आपको जैसा डायग्राम में नजर आ रहा है, यहाँ पे टोटल आपको
9 क्या नजर आ रही हैं, देखो यहां पे काउंट करो आपको, जो एक्सोनीम है वो यूजुअली 9 डबलेट्स होते हैं, इसमें रेडियली अरेंज्ड होते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोल सकते हैं इनको हम। 9 है टोटल, देखो इसको काउंट करो। और एक पेयर है सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर देखो 2 हैं टोटल, तो उसको पेयर बोल सकते हैं। तो मतलब कि सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं पेयर में, और 9 टोटल क्या होते हैं इसके, मतलब कि सर्कमफ्रेंस में देखें तो टोटल 9 दिख रहे हैं आपको। रेडियली जो अरेंज हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। तो 9 तो वो हो गए और 2 ये हो गए, तो 9+2 वाली स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे आपको रेडियल स्पोक्स नजर आ रही हैं, ये भी टोटल कितनी है काउंट करो, ये भी टोटल 9 है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक, तो इनर शीट है, यहाँ पे आपको एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है रेडियल सिमेट्री में वो दूसरे से अटैच कैसे है, नेक्सिन की हेल्प से, ठीक है। तो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पे। डाइनिस आर्म्स भी यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, सीली और फ्लैजेला की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की। तो जो सेंट्रोसोम है उसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको सेंट्रियोल बोला जाता है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और ऐसे लगते हैं कि जैसे कार्ट व्हील हो, ठीक है, ऐसे नजर आते हैं। अब सेंट्रियोल का काम क्या होता है, जब भी सेल डिवीजन होता है तो वहां पे ये स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो सेंट्रियोल हैं वो क्या बनाएंगे, एक तो बेसल बॉडी बनाते हैं ये सीली और फ्लैजेला की। बेसल बॉडी किसकी बनी होती है, सेंट्रियोल की। दूसरा स्पिंडल जो फाइबर हैं वो किससे बनते हैं, सेंट्रियोल से ही बनते हैं। जो सेल डिवीजन जब होता है एनिमल सेल में तब इनके काम आते हैं ये। सेंट्रियोल में अगर बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल जो पार्ट है इसको हब बोला जाता है और यहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेंट्रियोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। ये हमारा आगे क्या है, क्रोमोसोम दिखाया हुआ है आपको, न्यूक्लियस बता के इसके ऊपर आते हैं। न्यूक्लियस आपको सबसे पहले ये तो पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया 1831 में। अब इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं, फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया था। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सी होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है न्यूक्लियस के ऊपर, और इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ मैच्योर सेल्स ऐसे भी हैं लेकिन जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिसको एरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं एग्जाम्पल, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। या अगर हम वेस्क्यूलर प्लांट्स की बात करें तो उनकी जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियोलाई की बात करें तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है और यहीं पे क्या होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। मतलब जो आरएनए बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, न्यूक्लियोलस के ऊपर। एक प्रकार का ये नेटवर्क है, ठीक है। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए कंटेन होता है और यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोटीन्स भी होते हैं जिसको हम हिस्टोन्स बोलते हैं। ये किस में होता है, क्रोमेटिन में होता है। अब क्रोमेटिन की अगर बात करें तो सेल डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे एक सेंट्रोसोम होता है क्रोमोसोम में, ठीक है। मतलब जो हमारा सेंट्रियोल है जिसमें डीएनए है, डीएनए में आगे क्या है, क्रोमोसोम्स हैं हमारे। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, एक सेंट्रोसोम होता है जो क्या करता है, इसको अलग अलग शेप देता है, किसको, क्रोमोसोम को, सेंट्रोसोम। अगर तो जो क्रोमोसोम है, सॉरी जो सेंट्रोसोम है वो बिल्कुल मिडल में है तो इस वाली स्ट्रक्चर को बोला जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जो आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में नजर आ रही है, बिल्कुल मिडल में है, तो इनको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर जो क्रोमोसोम है थोड़ा सा सेंटर से ऊपर की तरफ चला गया तो हम उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मतलब इसमें क्या होगा, जो आर्म्स जो होगी उनकी लेंथ वो डिफरेंट होगी, सेम लेंथ की आर्म्स नहीं होंगी दोनों साइड। एक तरफ क्या होगा, शॉर्टर होगा, एक तरफ लॉन्गर आर्म होगी।
अगर हमारा सेंट्रोसोम थोड़ा सा और एंड की तरफ चला जाए, क्लोज टू इट्स एंड, तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसा कि आपको थर्ड पिक्चर में नजर आ रहा है, काफी आर्म जो है शॉर्ट हो चुकी है, ऊपर वाली, नीचे वाली लॉन्ग आ चुकी है। और एक और टाइप है इसका, अगर जो क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोसोम है वो टर्मिनल हो जाए, बिल्कुल ही एंड पे चला जाए, तो उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये 4 टाइप हैं सेंट्रोसोम के, क्रोमोसोम के सेंट्रोसोम की पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सेल के डिफरेंट पार्ट को स्टडी किया। सीलिया फ्लैजेला है, प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसके बाद हमने डिफरेंस की बात की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। हमने कुछ यहाँ पे फैक्ट्स की बात की, कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस किस चीज़ को डिस्कवर किया, किसने कौन सी थ्योरी दी। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।